हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये। बेसिकली जो आपके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। सो इसमें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट को आप समझने वाले हैं। देखो, जो एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं, आपके पास दो बुक्स होंगी, जिसमें जो फर्स्ट बुक इज़ टोटली रिलेटेड विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कि क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आप इस पूरी बुक में पढ़ने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझेंगे मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जितनी लाइंस मैं आपको हाईलाइट कराती जा रही हूँ, ये वो लाइंस हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं। जितनी भी केस स्टडीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड आती हैं, उसमें ये लाइंस कहीं ना कहीं आपको मिलती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो आप केस स्टडी ईजिली क्रैक कर पाएंगे। सो द लाइन इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेस गेन कर रही है वो बाय चांस नहीं कर रही है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि उन्हें सक्सेस मिल रही है। वो इसलिए सक्सेस पा रहे हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री टॉप गेनर्स है आज के टाइम पर, तो उनको जो सक्सेस मिल रही है वो उनकी किस्मत नहीं है, उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया है। दैट्स वाई आज वो एक सक्सेसफुल पोजीशन पर हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। यानी हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बहुत बड़े लेवल पर वर्क कर रहे हो, स्मॉल लेवल पर वर्क कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हो, या एक एनजीओ हो जो सोशल सर्विस दे रही हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड मैनेजमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पे, जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो एक्चुअल आपको याद करना है। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आज के टाइम पे हम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या समझते हैं। सो ये आपकी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। सो मैनेजमेंट, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी नहीं है, कोई एक फंक्शन नहीं है, इसमें सीरीज ऑफ फंक्शंस जुड़े हुए हैं। जब आप उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तब जाकर मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और मैनेजमेंट में आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए। देखो, मैनेजमेंट की शुरुआत ही गोल्स से होती है। मेरे गोल्स हैं कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, मुझे सेल 20% इंक्रीज़ करनी है, सेल 50% इंक्रीज़ करनी है, या मार्केट में अपना नाम बनाना है, आपको ग्रोथ करनी है, गुडविल बनानी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, राइट, ये आपके गोल्स हो सकते हैं। इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए आप सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट की एक एक एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए। अल्टीमेटली आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए, उसी के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और उस प्रोसेस में आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये दोनों का सेपरेट मीनिंग भी पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स अचीव कर रहे हैं वो आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने। ना इफेक्टिवली इज़ रिलेटेड विद टाइम एंड एफिशिएंटली इज़ रिलेटेड विद कॉस्ट। टाइम मीन्स जो भी वर्क आपको दिया गया है, जो भी वर्क आपको अलॉट हुआ है, वो आपको विद इन अ टाइम कंप्लीट करना है। सो अगर आप विद इन अ टाइम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, सही काम सही समय पर कर रहे हैं, तो आप इफेक्टिवली वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरा वर्ड है आपके पास एफिशिएंटली। एफिशिएंटली इज़ रिलेटेड विद कॉस्ट, यानी जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसमें आप कम से कम कॉस्ट लगाइए, कम से कम रिसोर्सेज लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको देना है। ठीक है, मतलब बिना किसी वेस्टेज के कम से कम कॉस्ट में अगर आप अच्छा वर्क दे पा रहे हैं तो आप एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। सो हमें जो भी गोल्स अचीव करने हैं, जो भी वर्क करना है, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना है। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। टाइम, विद इन अ टाइम भी आपको कंप्लीट करना है, एज वेल एज मिनिमम कॉस्ट के साथ भी कंप्लीट करना है। अब आपको देखो,
अगर ये जो इंट्रोडक्शन या मैं कहें मैनेजमेंट के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी अगर इसे एक्सप्लेन करने को आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से आंसर देना है। देखो 1 मार्क में आता है सो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, राइट। वहीं अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो 3 मार्क्स में आपको ये सारी ही चीज़ें लिखनी होंगी। आपको भी पता है कि भाई मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। फिर गोल्स अचीव करते हैं आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो यहाँ आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को एक्सप्लेन करना है। बट अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाए या 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इन चीज़ों को लिखेंगे। अदरवाइज 1 मार्क में आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और इनके जस्ट नाम लिखने हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। सबसे पहले तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शंस क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हें आप डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस जैसे मैंने कहा, जो मतलब आपको जो भी टास्क दिया गया है वो आपको टाइमली कंप्लीट करना है। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। जो भी आपको टास्क दिया गया सही टास्क को कंप्लीट करना है विद इन अ टाइम और गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। यानी आपको जो भी टास्क दिया गया उसे आपको फिनिश करना है विद इन अ टाइम। नेक्स्ट है आपके पास एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी जैसे मैंने आपको बताया, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। सही तरीके से एक काम को करना विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसमें कम से कम कॉस्ट लगे और आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है मतलब हर चीज़, मतलब पूरी तरह से रिसोर्स को यूटिलाइज करना बिना किसी वेस्टेज के। आपको जो भी रॉ मटेरियल मिला है या जो भी आपको इंग्रेडिएंट मिले हैं, आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं बिना किसी वेस्टेज के, ठीक है। ना आप उन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करें ना बहुत कम, एक सफिशिएंट वे में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उन्हें यूज़ करेंगे। कम से कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है, यही होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें आप कॉस्ट बेनिफिट की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपको कम से कम कॉस्ट लगानी पड़े एक प्रोडक्ट को तैयार करने में, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर डिफरेंस। जैसे मैंने कहा 2 मार्क्स में इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, तो डिफरेंस में भी आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड मेन कंसिडरेशन, बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना क्योंकि 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। सो सबसे पहले तो मीनिंग, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। यानी इसमें आप सिर्फ टाइम पर फोकस करते हैं। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क with minimum cost, optimum utilization of resources and in cost effective manner। इसमें आप टास्क को कंप्लीट करते हैं कम से कम कॉस्ट में, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। ऑब्जेक्टिव, इन दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है एंड रिजल्ट को अचीव करना, यानी टास्क को कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप कॉस्ट बेनिफिट ढूंढ सकें या एनालाइज कर सकें, किसी भी तरह से आप कॉस्ट को कम कर सकें। मेन कंसिडरेशन इसमें क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क, और एफिशिएंसी में होता है डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे। यहाँ पर आपको सही टास्क को कंप्लीट करना है, आपको टास्क को कंप्लीट तो करना है बट सही तरीके से, इन द राइट वे। अब आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फीचर्स बोले, बात एक ही है, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक गोल के अराउंड ही मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट वर्क करता है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मेन एम ही क्या है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फर्स्ट स्टेप या पहला काम जो आपके लिए होता है वो क्या होता है? आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं। जो भी मैनेजमेंट में हम करने वाले हैं वो हम उन गोल्स को ध्यान में रखकर करते हैं। मैनेजमेंट का एक एक फंक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट यही होता है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलानी है। सो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, मैनेजर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव यानी जो हर जगह
रिक्वायर्ड होता है। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। पर्वेसिव का मतलब यही है जो हर जगह प्रेजेंट है। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में पहले ही एक्सप्लेन किया कि भाई मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, स्कूल हो या आपका हॉस्पिटल हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उसके हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पर आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो लेवल्स की बात करूँ तो 3 लेवल्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल यानी जो आपके सीईओ हैं, सीएफओ हैं, जो आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपके लिए गोल्स डिसाइड कर रहे हैं। लोअर लेवल बिल्कुल मैं बात करूँ वो वर्कर्स जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट लेबर या जो वर्कर वर्क परफॉर्म कर रहा है उन्हें भी है, एज वेल एज जो टॉप लेवल पर लोग प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें भी है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि भी ये परवेसिव है, हर जगह प्रेजेंट रहता है। अब वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी लेवल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है, वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड इन होल वर्ल्ड, यानी सारे संसार में मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए तो उन्हें मैनेजमेंट करना होगा सही तरीके से। तो कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, वो किस तरीके से उसे परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। देखो हर एक जगह मैनेजमेंट में एक ह्यूमन नेचर इन्वॉल्व होता है। एक मैनेजर है जो अमेरिका में रह रहा है, एक मैनेजर है जो पाकिस्तान में रह रहा है, एक मैनेजर है जो इंडिया में रह रहा है। हर जगह कंट्री में लोग अलग हैं, रिलीजन अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, तो उनका मैनेज करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। राइट, कर तो सब मैनेज ही रहे हैं बट अपने अपने स्टाइल में। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टास्क है। मल्टी डायमेंशनल बेसिकली देखो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ लोगों को मैनेज करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ काम को मैनेज करना है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। इसलिए इसे कहा जाता है कि मल्टी डायमेंशनल, आपको हर तरफ देखना है, हर एक पर्सन, हर एक काम, हर एक एक्टिविटी को मैनेज करना है। सो यहाँ पर 3 मेन एक्टिविटीज़ जो आती हैं, देखो लिखा भी है, मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। यहाँ पर कोई एक एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं। सो फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी जो आपका बेसिक वर्क है। अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रहे हैं तो कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़न है, जितना भी आपको प्रोडक्शन करना है, वो सब चीज़ भी आपको मैनेज करनी है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने लोग आपने हायर किए हुए हैं, जितने एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं, उन सबको भी मैनेज करना आप ही की ड्यूटी है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन्हें हमने जिस जिस डिपार्टमेंट में बांटा है, इनको हमने जो जो वर्क अलॉट किया है, ठीक है। एक पर्सन को मैंने कहा कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, एक को कहा कि आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, एक को कहा कि आप रिपेयरिंग करेंगे। तो हर एक पर्सन को जो जो ऑपरेशंस डिवाइड किए गए हैं, जो जो उनके टास्क हैं, उन्हें भी आपको मैनेज करना है। सो यहाँ पर आप कोई एक एक्टिविटी नहीं, वेरियस एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 3 है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क यानी जो आपका मेन वर्क है मैन्युफैक्चरिंग, उसे मैनेज करना है। पीपल, जितने एम्प्लॉयज़ आपके हैं आपको उन्हें मैनेज करना है। ऑपरेशंस, ये एम्प्लॉयज़ जो जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें भी आपको ही मैनेज करना है एज अ मैनेजर। इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट है, ये बहुत ध्यान में रखो इस चीज़ को कि बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं एग्ज़ाम पेपर में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। तो फ्लो चार्ट कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो इन्होंने मल्टी डायमेंशनल वाले पॉइंट को, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, ये सेपरेटली भी आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी जो भी मेरा वर्क है उससे रिलेटेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आपको मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप लोगों को हायर करते हैं। स्टाफिंग का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें काम सिखा रहे हैं और वर्क परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग, जहाँ पर आप उन्हें डायरेक्शंस देते हैं,
जो भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, पहले उन्हें लेकर आना कंपनी में, हायर करना, फिर उन्हें डायरेक्शन देना सो दैट वो सही तरीके से वर्क परफॉर्म कर सकें, ये भी मैनेजर का ही टास्क है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी ये लोग जो भी हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, अब वो प्रोडक्शन में डील कर रहे हैं या सेल्स में डील कर रहे हैं, परचेज़ में डील कर रहे हैं, तो इन सभी ऑपरेशंस को मैनेज करना भी मैनेजर का ही वर्क है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस इसे कहा जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ईयर की स्टार्टिंग में ही सिर्फ मैनेज करना है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस यानी जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक सिंगल डे भी आप बिना मैनेजमेंट के नहीं कवर कर सकते, ठीक है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली। लगातार आप फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग खत्म हुआ तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग खत्म हुआ तो आपको स्टाफिंग करना है, स्टाफिंग खत्म हुआ तो डायरेक्टिंग तो कंट्रोलिंग, देन ये सीरीज दोबारा से चालू हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरल एक्टिविटी। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट his her status and department, then only management function can be executed। मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा फंक्शन है जिसे कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। आप ये कहें कि जी कंपनी का ओनर ही सब चीज़ मैनेज कर लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी का ओनर प्लानिंग कर सकता है, लेकिन उसे अचीव करना, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम ग्रुप ऑफ पीपल का होता है। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो सारे लोग एक साथ एक गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं ना, तब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट में हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। हर एक इंडिविजुअल अपना वर्क परफॉर्म करता है अपने स्टेटस, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। परचेज डिपार्टमेंट जिसके पास है वो परचेज डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, या आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसके पास है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। यानी ये लोग अपने अपने लेवल पर मैनेज करते हैं, तब जाकर ओवरऑल मैनेजमेंट हो पाता है, ठीक है। तभी जाकर मैनेजमेंट का फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ होकर काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट भी कभी कंप्लीट नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स कभी अचीव नहीं कर पाएगी। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, कोई एक पर्सन इसे नहीं कर सकता। हमें एन नंबर ऑफ पीपल चाहिए होते हैं जो अलग अलग जगह पर अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करें, सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी जो चेंज होता रहता है। देखो, हमें अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने काम करने के तरीके को कई बार चेंज भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वैसे ही तरीके से हमें उसे मैनेज भी करना होगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब उसमें आ जाते हैं आपके सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल अगर लें तो मान लीजिए आपके यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कुछ ज़्यादा ही दंगे वगैरह हो गए। क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर दिए जिसकी वजह से लोग भड़क गए और दंगे हो गए। तो उसकी वजह से उतने टाइम के लिए आपका बिजनेस रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया, सेल्स रुक गया। आपने एक टारगेट डिसाइड किया था कि आप 50% प्रॉफिट अर्न करेंगे, मतलब 50% ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, जो दंगे हुए, उसकी वजह से अगर प्रोडक्शन रुक जाता है, सेल्स रुक जाता है, तो क्या आप उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे? नेवर। आप उन टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। 2 और 3 मंथ्स अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने गोल्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ेगा, और जो भी तरीका मैंने ऑप्ट किया था एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का, मुझे उसे भी चेंज करना पड़ेगा। रीज़न, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मुझे अपनी कंपनी में भी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, हर चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सो इसलिए मैनेजमेंट को एक डायनामिक फंक्शन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया वही आपका पूरे साल चलेगा। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को कॉन्टीन्यूस पसंद करें, एक अच्छा प्रोडक्ट आप मार्केट में देना चाहते हैं, ठीक, मार्केट से आउटडेटेड नहीं होना चाहते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट के साथ साथ चलना होगा। न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई है मार्केट में, आपको भी लानी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको उसे ऑप्ट करना पड़ेगा।
या कस्टमर को कुछ चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अब पसंद नहीं आ रहा, तो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। सो फॉर द सर्वाइवल हम चेंजेस करते रहते हैं अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसे एक डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है जो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फंक्शन है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, जो फिजिकल नहीं है, ठीक है, जिसे आप देख तो नहीं सकते बट यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, यानी इसे आप फिजिकली देख तो नहीं सकते। देखो मैनेजमेंट कोई ऐसा एक क्या कहें एक पर्सन नहीं है या एक टास्क नहीं है जिसे आप देख सकें, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है या नहीं ये आपको फील हो जाएगा। आप एक HDFC बैंक में जाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा अच्छी लाइटिंग है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत अच्छे से क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, AC ऑन है, वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, हर एक कस्टमर को आराम से डील किया जा रहा है। ये दिखाता है कि HDFC में बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है। वहाँ पर आपको मैनेजमेंट कोई खड़ा हुआ नहीं दिखा, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, जितना एफिशिएंट एनवायरनमेंट था, उससे आपको दिखा कि हाँ यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जा रहा है। वहीं आप चले जाइए पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आपको दिखेगा एक तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर धूल होगी, फाइल्स पर मिट्टी चढ़ी हुई होगी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, 1 या 2 एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होते हैं, प्लस लाइन मतलब भीड़ इतनी वहाँ पर आपको दिखेगी, कोई भी काम टाइम पर नहीं हो रहा होगा, नेटवर्क एरर आपको देखने को मिलेगा। सो ये दर्शाता है कि वहाँ पर मैनेजमेंट की कमी है। तो मुझे कहीं पर भी कोई मैनेजमेंट पर्सन नहीं दिखा, कोई टेबल नहीं दिखा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, बट मैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को देखकर समझ सकती हूँ कि कहाँ मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि आप इसे फिजिकली देख तो नहीं सकते बट यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए फर्स्ट वन था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल। ये बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इनकी जो हेडिंग्स है उसमें कोई चेंजेस ना हो। जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, हेडिंग्स एकदम टिप्स पर होनी चाहिए, वो आप नहीं भूल सकते, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वेरी कर सकता है, एक्सप्लेनेशन आप एकदम रटिए मत, लेकिन हेडिंग्स आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद करनी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं। तो बेसिकली जो हम ऑब्जेक्टिव मानते हैं यहाँ पर हमने उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले तो मान लीजिए आप ही बिजनेस करने आए हैं, तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। आप प्रॉफिट अर्न करने आए हैं, आप मार्केट में टिके रहने के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो दिस ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किस लिए होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसमें आप कोशिश करते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे लंबे टाइम तक, अच्छा प्रॉफिट उसे अर्न करने को मिले, अच्छी ग्रोथ उन्हें फ्यूचर में देखने को मिले। तो देखो सबसे पहले हम सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। आपने कभी सुना हो या कभी आपने देखा हो तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं, जस्ट कि लोग उसे एक बार ट्राई करें। अगर लोगों को एक बार पसंद आ गया तो लोग फिर दूसरी टाइम खुद से परचेज़ करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा जो एक के साथ एक फ्री दिए जाते हैं, ठीक है। नया प्रोडक्ट आया, वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ फ्री मिल रहा है कि पहले आप फ्री में दो, लोगों को पसंद आया तो लोग खरीदेंगे भी। या आपने देखा होगा ये जो टेट्रा पैक जूस आते हैं, जब ये स्टार्ट हुए थे तो स्टार्टिंग में इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया था पब्लिक को। किस लिए? कि भाई आप ट्राई करो, आपको पसंद आएगा, आप हमें फीडबैक दो, आपको कैसा लगा। जितना ज़्यादा लोग उसे ट्राई करेंगे, तो मान लीजिए आपने 10,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, तो उसमें से 2 या 3,000 लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो चीज़ पसंद आई होगी, नेक्स्ट टाइम वो खुद से खरीद कर कंज्यूम करेंगे, राइट। तो सर्वाइवल के लिए आप ऐसी ही एक्टिविटीज़ करते हैं। सर्वाइवल में आपका मेन उद्देश्य यही है कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएँ,
कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह पाएँ। तो उसके लिए आप शुरू में आपको सिर्फ अपनी कॉस्ट कवर करते हैं। 5 रुपये का प्रोडक्ट तैयार हुआ, आप उसे 5 रुपये में ही लोगों को देते हैं। आप शुरू में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते हैं बस सर्वाइवल के लिए। तो आपने कोई अर्निंग नहीं की, 5 का प्रोडक्ट 5 में दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे ट्राई करें, पसंद करें और नेक्स्ट टाइम खुद से खरीदने के लिए आएँ। जब आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लग गया, आप मार्केट में सर्वाइव कर गए, लोग अब आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रॉफिट। देखो, अभी तक आपने सर्वाइवल के लिए लड़ा था, अब आपको प्रॉफिट भी चाहिए। आप बिजनेस करने आए हैं प्रॉफिट के लिए, अल्टीमेटली आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें मार्केट में। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अर्न होगा तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे, उसे एक्सपेंड कर पाएंगे। देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप 1-2 साल तो चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए ही, प्रॉफिट चाहिए ही, राइट। सो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक बार सर्वाइव करने लगते हैं, पहले आपने 5 का प्रोडक्ट 5 में दिया, अब लोगों को पसंद आने लगा तो आपने 5 का प्रोडक्ट 7 में देना शुरू किया। अब आपने 2 रुपीज़ का प्रॉफिट भी अर्न करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे आगे सर्वाइव करना है, तो मुझे और मनी की रिक्वायरमेंट है और मुझे प्रॉफिट अर्न करना ही है। सो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है बिजनेसमैन के लिए। जितना रिस्क आपने पहले लिया है मार्केट में, उसका ही रिवॉर्ड आपको मिलता है कि अब आप प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल, दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ, ठीक है। मार्केट में आप सर्वाइव कर गए, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, अब आप अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप यही सोच के आए थे कि बस मेरी एक बिल्डिंग में बिजनेस चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करने जाते हैं ना, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती हैं। अब आप सोचते हैं कि यहाँ एक ऑफिस है, अब एक काम करते हैं, दूसरे एरिया में एक और ऑफिस बना देते हैं, अलग अलग स्टेट्स में और ऑफिसेस बना जाते हैं, ठीक है। आप ग्रोथ के बारे में सोचते हैं अपने बिजनेस की। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़, और करना भी चाहिए। पहली चीज़ ये कि हम एज अ बिजनेसमैन सोचते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, और ये करना भी चाहिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो। The success of any organization is measured by growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of product and number of employees. देखो, एक बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपकी सेल अब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। पहले 10,000 सेल होती थी, अब आपकी 20,000 की सेल होनी शुरू हो गई। आपने ब्रांचेस और जगह ओपन करी हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्ट, पहले आप एक तरह का शैम्पू बनाते थे, अब आप 4 तरह के शैम्पू बना रहे हैं। एम्प्लॉयज़, पहले आप 100 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे थे, अब आप 500 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सक्सेस इन्हीं पॉइंट्स से मेज़र की जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो कर रही है। कल तक वो एक ऑफिस से काम चला रहे थे, आज उनके 4 ऑफिसेस हैं, 16 ब्रांचेस हैं, ठीक है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं। ये आपकी ग्रोथ को डिफ़ाइन करता है, आपकी सक्सेस को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ कि ये तीनों सीक्वेंस में ही आएंगे। जब सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, तब आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। जब आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे, तो आप ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, राइट। ये सीक्वेंस में ही चलता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए था। वहाँ हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जिसके लिए अल्टीमेटली हम मार्केट में आए हैं, राइट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको बताऊँ, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको पहले भी 11th में भी डिस्कस किया होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फैक्टर्स से बनकर चलती है। आप ये सोचें कि एक बिजनेस सिर्फ आपके दम पर चल रहा है या आपके दम पर उसे सक्सेस मिली है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ना खरीदें तो आप सक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। या शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं चला सकते, ठीक है। या इसके अलावा जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो अगर आपको सही रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड करे तो आप बिज़नेस नहीं चला सकते। या जो गवर्नमेंट है, अगर वो आपको अप्रूवल ना दे अपनी कंट्री में बिज़नेस रन करने का, तो भी आप बिज़नेस नहीं चला सकते, राइट। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे मतलब जो सोसाइटी है, ये सब क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, कस्टमर्स, ये सब सोसाइटी का पार्ट है। अगर सोसाइटी आपको सपोर्ट ना करे तो आप बिज़नेस कभी भी रन नहीं कर सकते।
तो अगर सोसाइटी आपको इतना कुछ दे रही है तो रिटर्न में बिजनेस को भी उसे काफ़ी कुछ देना चाहिए, ठीक है। और अब तो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना दिए कि वो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पहले तो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करने हैं। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, जो भी सिविक एक्टिविटीज़ या समाज के लिए जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए आप जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हैं, एक गांव में आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, तो आपको वहाँ के लोगों के लिए या वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देना चाहिए, या वहाँ के आपको एक हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए। ये क्या है, सिविक एक्टिविटीज़ हैं जो आप समाज के लिए परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, देखो एक गाँव है जहाँ फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को, उस एनवायरनमेंट को कुछ बेनिफिट देना आपका कर्तव्य है, तो आपको ये भी करना चाहिए। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहिए अपनी कंट्री की। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जितने ज़्यादा आप मतलब बिज़नेस बढ़ाते चले जाएंगे उतने ज़्यादा आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी निकालनी चाहिए। जिस सोसाइटी से आप इतना ज़्यादा ले रहे हैं उस सोसाइटी के लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी टाइम टू टाइम देनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्से को आपको डोनेट भी करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपको टाइम टू टाइम कुछ एजुकेशनल, हेल्थ या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। एनजीओज़ वगैरह को सपोर्ट करना चाहिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा वेस्ट ना निकले, ठीक है। या अगर पोल्यूशन हो रहा है तो आप एंटी पोल्यूशन मशीन्स लगाइए, वेस्ट को सही तरीके से हटाइए, ठीक है। किसी भी तरीके से ऐसा काम मत कीजिए जो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी अपनी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालिए। तो ये सारे वो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलती है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है। देखो, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करते हो तो यहाँ से ये भी आपके लिए बेनिफिट के लिए है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। जितना ज़्यादा आप सोशल वर्क में ध्यान देंगे, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देंगे, लोगों को टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही फ्रूटफुल होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज़ होगी मार्केट में, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। आपने बहुत सारे टीवी पर ऐड देखी होंगी, शांति आंवला की ऐड आती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो 1 रुपया जाएगा बच्चों की शिक्षा की तरफ। तो ये दिखाता है कि भाई ये जो शांति आंवला जो कंपनी बना रही है ये प्रॉफिट तो अर्न कर ही रही है, ठीक है, बिजनेस तो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ ये बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कुछ सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं। या एक और आजकल ऐड आती है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स लेकर बना रहे हैं, ठीक है। जो भी फ्रूट्स या जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए मिल रहे हैं। तो यहाँ आप बताते हैं कि हम किसी तरह से एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपने आजकल देखा होगा, आपने सलमान खान की एक एनजीओ है बीइंग ह्यूमन का जो वो सेल कर रहे हैं वो यही कहकर सेल करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट बीइंग ह्यूमन की परचेज़ करेंगे वो हम एनजीओ के लिए ही लगाएंगे, बच्चों के लिए ही उन्हें यूज़ किया जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट वो बीइंग ह्यूमन अर्न कर रहा है वो टोटल प्रॉफिट किस लिए जा रहा है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जा रहा है, वहाँ के बच्चों के लिए, एनजीओज़ के लिए जा रहा है। तो इस तरह से आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती है, आपका प्रॉफिट ही अल्टीमेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए जिस सोसाइटी को आप हार्म कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी प्रोडक्शन आप करोगे वहाँ पोल्यूशन होगा ही, तो जितना ज़्यादा आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा आपको ट्रीज़ भी लगाने चाहिए। सोसाइटी से जितना आप ले रहे हैं उतना ही आपको रिटर्न भी करना चाहिए। ये होते हैं इसके सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका और लास्ट इसका है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तीनों ही कहते हैं आप। सो ये रिलेट करता है एम्प्लॉयज़ से, जो एम्प्लॉयज़ आपके लिए वर्क करें। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले कोई गोल अचीव नहीं कर सकती जब तक उनके एम्प्लॉयज़ एफर्ट ना करें। तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ह्यूमन एसेट कहा जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की एसेट होती हैं,
जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट अर्न कर कर दे रहे हैं. सो इट इज़ रिलेटेड विद द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी. एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं हर एक कंपनी का. एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और ये माना जाता है कि अगर एम्प्लॉय आपकी कंपनी से सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड है, तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देगा ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, देखो एक एम्प्लॉय को अगर अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो बिल्कुल पीसफुली आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पा रहा है, तो डेफिनेटली अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन, अपना 100% आपको देगा. सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कहते हैं कि देखो एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की वजह से अगर सक्सेस गेन कर रही है तो उसे एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी सोचना चाहिए. तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़. हमें एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए सो दैट उनकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो सकें. प्रमोटिंग ट्रेनिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. यानी एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे हमें टाइम टू टाइम प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें नई नई चीज़ों को सिखाना चाहिए, ट्रेन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट वो अपनी हायर नीड्स को भी अचीव कर सकें. देखो पहली नीड तो आपकी यही है कि आपको अच्छी सैलरी मिले. हायर नीड्स में आ जाती है कि आपका नाम भी हो, आपको प्रमोशन भी मिले, आपका पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट भी हो. तो इसके लिए भी कंपनी को एफर्ट्स करने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड. अब मैं आपको बताऊं सोशल नीड क्या होता है बेटा. देखो एक एम्प्लॉय को अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ मनी या स्टेटस ही ज़रूरी नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके फ्रेंड्स, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो चीज़ होती है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकते जहाँ सिर्फ काम और काम की बातें होती हैं. ठीक है, आपको चाहिए कि कुछ ऐसे लोग भी हों, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जहाँ पर आप कुछ इनफॉर्मल बातें भी कर पाएँ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी वहाँ पर हो पाए. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर पीयर रिकॉग्निशन. यानी आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो लोग आपको जानते हों, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत हो एक दूसरे के साथ. दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट. एज ए एम्प्लॉय आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. देखो सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी होती है. अगर आपको दिखता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, चाहे मनी आपको कितनी भी मिले, आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे रिस्पेक्टेड फील नहीं हो रहा है तो आप वहाँ वर्क नहीं कर पाएंगी. तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. तो हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया जाए. ठीक है, लोगों को पता लगे कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है. तो रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में लगा होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर. उससे एक एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मॉनेटरी बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रही कोई ज़्यादा, लेकिन यहाँ एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो उसके लिए मुझे रिकॉग्निशन, मुझे पहचान मिल रही है, लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स. जितने भी लोग आपस में वर्क कर रहे हैं, जो भी कलीग्स हैं आपके साथ, जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को. ठीक है, ये सब पॉइंट्स मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट या मनी नहीं देते, लेकिन हाँ ये आपकी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. ठीक है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ आप एक सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, आप रिस्पेक्टेड फील कर पा रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए सम्मानजनक सोचते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई फील कराने के लिए. नेक्स्ट है आपके पास गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़. जिस भी इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए. वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो उनकी हेल्थ को इफेक्ट ना करें. आपको 9 आवर्स का टाइम दिया गया है कि भाई 9 आवर्स का वर्किंग आवर्स हैं, तो उसमें प्रॉपर 1 आवर का लंच भी होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी ना लगे एम्प्लॉयज़ को. और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर एसी वगैरह भी अवेलेबल होने चाहिए. क्लीनलीनेस होनी चाहिए, हर तरफ साफ़ सफाई होनी चाहिए, वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए. ये सारी चीज़ें भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं. ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा हूँ मुझे किसी भी तरह से हार्म ना करें, मेरे लिए हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए. राइट,
सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचने चाहिए। सो यहाँ पर देखो अगेन ये फ्लो चार्ट है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे बना के आएँ। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं रीजनेबल प्राइस पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है आपको। इकोनॉमिक वेल्थ के बारे में भी डील करना है। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको चलाने चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयज़ को एडुकेट सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशन, पीयर रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड इसके अलावा सोशल रिकॉग्निशन भी यहाँ पर पॉइंट है। या फिर ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये बहुत अच्छा एक इंप्रेशन देगा आपके एग्जामिनर को। आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इसमें, राइट। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ आपके आज 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज की डेट में आपको ये दोनों टॉपिक्स के नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। 3 जून की डेट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, सबके प्रॉपर नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब ये चैप्टर एंड होगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज़ मैं आपको देने वाली हूँ। तो वो केस स्टडीज़ भी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि केस स्टडी ओरिएंटेड ही आपका एग्ज़ाम पेपर आता है। सो उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ।